डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर एक्शन मैकेनिज्म। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नीट एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। आइए हार्मोन्स के बारे में हम लोग एक जनरल आइडिया लेते हैं। प्रथम हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था वह सिक्रेटिन नामक हार्मोन था, जिसकी खोज बेलिस एवं स्टर्लिंग के द्वारा सन 1903 ईस्वी में की गई थी। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग स्टर्लिंग ने 1905 में किया था। हार्मोन शब्द का अर्थ होता है टू स्टिमुलेट, अर्थात किसी रिएक्शन को उत्तेजित करना। हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास एवं प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करते हैं। यह कोशिकाओं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों, जिन्हें हम इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनसे सिक्रीट होते हैं, अर्थात उनसे स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें डक्ट नहीं पाई जाती है और इनसे निकलने वाला सिक्रीशन सीधे ब्लड में जाकर मिलता है एवं ब्लड के माध्यम से ही यह शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गति करते हैं। हार्मोन साधारणतः अपनी उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं या ऊतकों में कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें रासायनिक दूत या केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। हार्मोन्स की सूक्ष्म मात्रा भी बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। अधिकांश हार्मोन जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। इन्हें शरीर में अधिक समय तक संचित नहीं रखा जा सकता है, अतः कार्य समाप्ति के बाद ये नष्ट हो जाते हैं एवं उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। हार्मोन की कमी या अधिकता दोनों ही सजीव में व्यवधान उत्पन्न करती है, अर्थात हार्मोन की एक निश्चित मात्रा ही हमारे शरीर को आवश्यक होती है। अगर उस आवश्यक मात्रा से हार्मोन कम या ज़्यादा हमारे ब्लड में हो जाता है तो दोनों ही कंडीशन में हमको हमारे शरीर में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। जंतुओं में हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो आमतौर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही होता है। ये ग्रंथियाँ मेरुदंडी प्राणियों में विकसित होती हैं। इनमें हार्मोन रक्त के माध्यम से अपने कार्यस्थलों तक पहुंच जाते हैं। ये प्राय प्रोटीन, स्टेरॉइड या पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनकी जो केमिकल नेचर होती है वो प्रोटीनस, स्टेरॉइड या पॉलीपेप्टाइड की होती है। कुछ हार्मोन जो हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं। हार्मोन अपने कार्यस्थल की कोशिकाओं के कार्यों को प्रभावित करते हैं। इनके कार्य करने के तरीके इनकी रासायनिक प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। प्रोटीन हार्मोन एवं पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित संयोजकों से जुड़कर कोशिका के कोशिका द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित कार्य संपन्न हो जाता है। स्टेरॉइड हार्मोन कोशिका झिल्ली को पार कर कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं एवं कोशिका द्रव्य में किसी संयोजक से संयोग करने के बाद केंद्रक में पहुंच जाते हैं। केंद्रक में ये सीधे डीएनए से संयोग करके प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स के प्रकार, हार्मोन्स के जो टाइप्स हैं वो उनके केमिकल जो कंपोजिशन होती है उनके आधार पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्टेरॉइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। हार्मोन्स की भिन्न भिन्न रासायनिक संरचना होने के कारण इनकी जो मैकेनिज्म होती है, वर्किंग मैकेनिज्म, वो भी जो है डिफरेंट होती है। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम स्टेरॉइड हार्मोन की। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो वसा स्नेही, जिसको हम लिपोफिलिक या फैट लविंग भी कहते हैं, होते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली को ये आसानी से पार कर जाते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली की जो है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, कैल्सिट्राइल होते हैं और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कुछ हार्मोन्स जो इनको हम T3, T4 और रेटिनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, इनके जो ग्राही होते हैं
वो जो हैं केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रान्यूक्लियर होते हैं। आइए बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन की। यह लक्ष्य कोशिकाओं के जीवद्रव्य या केंद्रक में उपस्थित जो ग्राही रिसेप्टर्स से बंधित हो जाते हैं, जिससे एक रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स केंद्रक छिद्र से होता हुआ केंद्रक में प्रवेश कर जाता है और डीएनए से जुड़कर कुछ विशेष जीन्स को सक्रिय या एक्टिव कर देता है। सक्रिय जीन्स अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा मैसेंजर आरएनए को बनाता है, जो कि केंद्रकीय छिद्र से फिर से जीवद्रव्य में वापस आ जाता है और अनुवाद या ट्रांसलेशन के द्वारा एंजाइम या प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो कि विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो स्टेरॉयड हार्मोन की जो मैकेनिज्म है वो इसमें एकदम अच्छे से आपको दिखाई दे रही है। स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ अंदर चला जाता है। यहाँ पर देखिए एक स्टेरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर मौजूद है। दोनों हार्मोन और रिसेप्टर एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है फिर केंद्रकीय छिद्र से होता हुआ जो है केंद्रक में प्रवेश करता है और डीएनए के एक विशेष भाग पर जाकर अटैच हो जाता है, जिससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। मैसेंजर आरएनए जो है पुनः फिर से साइटोप्लाज्म में वापस आ जाता है और जो वांछित जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रोटीन या एंजाइम के माध्यम से संपन्न कराने में मदद करता है। आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स की। पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं वो जल स्नेही या जिसको हम हाइड्रोफिलिक या लिपोफोबिक भी कहते हैं होते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली को स्वतंत्र रूप से ये पार करने में असमर्थ रहते हैं। अतः इन हार्मोन को कोशिका के अंदर ले जाने के लिए ग्राही, जिसको इंग्लिश में हम रिसेप्टर्स कहते हैं, लक्ष्य कोशिका, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली पर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली के ही आंतरिक प्रोटीन्स होती हैं। जो हार्मोन ग्राही अणु से जुड़ता है उसे फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। जैसे ही फर्स्ट मैसेंजर रिसेप्टर से जुड़ता है तो दोनों मिलकर एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली में ही उपस्थित एक अन्य प्रोटीन, जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं, उसको क्रियाशील या एक्टिव कर देता है। जी प्रोटीन खुद क्रियाशील होने के बाद एडिनाइलेट साइक्लेज प्रोटीन को क्रियाशील बना देती है और जब एडिनाइलेट साइक्लेज क्रियाशील हो जाता है तो यह कोशिका में उपस्थित एटीपी को साइक्लिक एएमपी में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो साइक्लिक एएमपी है उसको सेकंड मैसेंजर के नाम से जाना जाता है और कई बार नीट एग्ज़ाम में या जो भी और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि साइक्लिक एएमपी को किस और नाम से जानते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लें कि साइक्लिक एएमपी को सेकंड मैसेंजर के नाम से जाना जाता है और ये जो साइक्लिक एएमपी है या सेकंड मैसेंजर है वो जीव द्रव्य में उपस्थित एक या एक से अधिक प्रोटीन काइनेज को एक्टिव बना देता है। प्रोटीन काइनेज एक या अधिक एंजाइम्स का फॉस्फीकरण या फॉस्फोराइलेशन करता है, अर्थात फॉस्फेट समूह को एंजाइम से जोड़ता है और स्वयं एडीपी में या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फीकृत एंजाइम के द्वारा कुछ क्रियाएं उत्प्रेरित या कैटालाइज की जाती हैं, जिससे आवश्यक जो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है कि साइक्लिक एएमपी, जिसको हमने सेकंड हार्मोन कहा था, उसके अलावा कैल्शियम आयन, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको कहते हैं, और IP3 जिसको हम इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और एक और सेकंड मैसेंजर जिसको हम DAG डाई एसाइक्लोसोल जो होते हैं, ये सब भी सेकंड मैसेंजर की भांति कार्य करते हैं।
आइए अब बात करते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शंस और चेन रिएक्शंस की। हम जानते हैं कि हार्मोन जो हैं हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में विसरित होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और उपस्थित ग्राही से या कोशिका झिल्ली में जो इनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उनसे मिलकर कास्केड रिएक्शंस या चेन रिएक्शंस या श्रृंखला क्रिया को प्रारंभ कर अपना प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हार्मोन की जो अल्प मात्रा है वही पर्याप्त होती है। हार्मोन का एक अणु जब ग्राही से मिलता है तो ये सैकड़ों एडिनाइलेट साइक्लेज के अणुओं को क्रियाशील कर देता है, और प्रत्येक एडिनाइलेट साइक्लेज से हजारों साइक्लिक एएमपी अणु बनते हैं, और अर्थात सभी एडिनाइलेट साइक्लेज के द्वारा लाखों साइक्लिक एएमपी के अणु बनते हैं। प्रत्येक साइक्लिक एएमपी अणु एक प्रोटीन काइनेज के अणु को क्रियाशील बनाता है जो कि असंख्य सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर कार्य कर सकता है। इसी को हम कास्केड ऑफ रिएक्शंस या चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड के माध्यम से मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड हार्मोन को दिखाया गया है, और यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल लिया गया है वो एपिनेफ्रिन जो कि एडिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो ग्लाइकोजन पर दिखाया गया है, और अंत में दिखाया गया है कि ग्लाइकोजन कैसे जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप इस जो पेप्टाइड हार्मोन की जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तीसरे टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं, इनको हम एमीन हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है एमीन हार्मोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन एंड इंक्लूड एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। Amine hormones do not all share identical properties and have properties common to both peptide and steroid hormones। अर्थात जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं उनकी अपनी कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें पेप्टाइड और स्टेरॉइड हार्मोन दोनों के ही करैक्टर्स पाए जाते हैं। थायरोक्सिन और जो ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स अणु होते हैं वो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रा न्यूक्लियोलर होते हैं। तो निश्चित ही आपको हार्मोन के करैक्टर, हार्मोन की टाइप्स और हार्मोन की जो विभिन्न जो हार्मोन होते हैं डिफरेंट जिनकी केमिकल नेचर होती है आइदर पेप्टाइड और स्टेरॉइड, उनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है इस लेक्चर से आप निश्चित ही आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हुआ होगा। और फर्दर अगर आपको इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और या हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम निश्चित ही उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित ही आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहें, और उसको जो अपने जो फ्रेंड्स हैं और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।